हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पर हम देखेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ओके, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एकदम सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लोगे। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्न क्या मिला? फर्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर आपको सही ढंग से तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे। गैस, अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है तो देखिए आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले हम इस तरह से लिखेंगे कि मंडल आयोग की विफलताओं के अनुरूप 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको इस तरह से लिखना है कि 1978 में बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण या ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। काशीराम और रामविलास पासवान तथा मायावती दलित राजनीति का मसीहा बने। तो हमें प्रश्न क्या मिला था कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिख कर आओगे। एकदम सही ढंग से क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमें यहाँ पर मिला कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है? तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे,
जब कोई सांसद या विधायक राजनीतिक लाभ से प्रेरित होकर अपने दल को त्यागकर अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल का कृत्य समझा जाता है। इस परिपाटी को रोकने हेतु भारत में 2003 में संसद ने 91वां संविधान संशोधन कानून पास किया, जो मई 2004 से लागू हुआ। इस कानून में प्रावधान है कि दल बदल करने वाले को मंत्री पद अथवा अन्य कोई लाभ का पद नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दल बदल क्या है, इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखकर आएंगे। गाइस, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ पर हमें मिला है कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो हम इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखेंगे कि सामूहिक सुरक्षा विश्व के सभी या लगभग सभी देशों की यह वचनबद्धता है कि वे किसी भी आक्रामक देश को पराजित करने के सामूहिक प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था में कोई पूर्व निर्धारित शस्त्र नहीं होता। कोई भी देश आक्रामक हो सकता है। समस्त विश्व समुदाय से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने में से ही निकलें। किसी आक्रामक देश को पराजित करने का सामूहिक प्रयास करेंगे। आक्रमण करने वाले देश को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय किसी एक के लिए सभी तथा सबके लिए प्रत्येक, यह तो शांति भंग के विरुद्ध पारस्परिक बीमा है। यह एक संयुक्त कार्रवाई की ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण को रोका या विफल किया जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सब देशों की संप्रभु समानता और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है, हम इसका आंसर इस तरह से लिखकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो सामूहिक सुरक्षा है वो आपको इस तरह से लिखकर आना है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पांचवा प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, या फिर विदेश नीति क्या है। हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित करता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय में एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों में विस्तार हुआ है। आपस में आदान प्रदान व सहयोग के अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रखकर व जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देशों के साथ अपने संबंध तय करता है, उसे उस देश की विदेश नीति कहते हैं। एक देश के अन्य देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, जिनका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिला था कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से लिखोगे, जिन बातों को ध्यान में रखकर व जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देशों से संबंध तय करता है, उसे हम उस देश की विदेश नीति कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है
और ये प्रश्न कई बार पूछ भी लिया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो जल प्रदूषण के क्या कारण हैं इसको समझ लेते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे कि भारत में जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। इसके अनेक कारण हैं, कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे कि कृषि क्षेत्रों में अनेक रसायनों का उपयोग होता है। ये रसायन वर्षा से घुलकर नदियों, झीलों, तालाबों आदि में मिल जाते हैं और जल प्रदूषित होता है। इसके बाद सेकंड हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि नदियों में साबुन से स्नान और कपड़े धोने से जल प्रदूषित होता है। थर्ड पॉइंट आप इस तरह से लिख दोगे कि प्राकृतिक कारक जैसे मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गारों से भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, आप इस तरह से लिखकर आ सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले आप एक लाइन लिख दोगे कि भारत में जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। इसके अनेक कारण हैं और वो कारण कौन कौन से हैं वो इस तरह से आपको बता देनी है। पहला क्या लिखेंगे हम एंड दूसरा ये लिख देंगे, तीसरा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, हम इस तरह से लिखकर आएंगे कि मतदान या मतदान व्यवहार सफल जनतंत्र के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्व भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी से देश की संसदीय प्रणाली चलती है। 18 वर्ष पूरा होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें राजनीतिक दलों का तय चुनाव आयोग की भूमिका होती है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जातीय व्यवस्था में अथवा संप्रदाय ने भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया गया है या फिर किया है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है कि लोक अदालत क्या है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे यह सामान्य न्यायालयों से अलग है क्योंकि यह विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे कि वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है वहां लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि लोक अदालत क्या है। ठीक है, क्या लिखोगे आप, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है और वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहाँ अधिक समय लगता है वहाँ लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखा है कि ग्राम सभा क्या है। तो देखिए हम इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई यानी ग्राम सभा को माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता यानी प्रधान की जाती है। प्रधान के अनुपस्थित रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है। ग्राम सभा अपना निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं
जिनका नाम ग्राम की मतदाता सूची में अंकित होता है। ग्राम सभा के कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में होते हैं। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई ग्राम सभा को माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाती है। प्रधान के अनुपस्थित रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है और ग्राम सभा अपने निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम की मतदाता सूची में अंकित होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि ग्राम सभा के कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में होते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। तो हम इस तरह से लिखकर आएंगे कि 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का 6ठा राष्ट्र बन गया। मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए तथा अपनी नीति भी घोषित की। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरंभ से ही 2 मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इसके बाद आप लिखोगे ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग और अपने परमाणु प्रयत्नों के लिए कौशल, साज सामान और तकनीक के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ जाए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जो आंसर है हम इस तरह से लिख कर आएंगे। अब इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का 6ठा राष्ट्र बन गया। मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए तथा अपनी नीति भी घोषित की। इसके बाद हम लिखेंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरंभ से ही 2 मुख्य उद्देश्य रहे हैं। ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग और अपने परमाणु प्रयत्नों के लिए कौशल, साज सामान और तकनीक के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ जाए। तो भारत के परमाणु नीति के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि भारतीय संविधान में प्रमुख विषयों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि कुछ विषय केंद्र सूची में, कुछ राज्य सूची में तथा कुछ समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि शिक्षा विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का अर्थ केंद्र और राज्य का सहसंपत्ति होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि शिक्षा विषय पर संविधान की किस सूची में आता है वो आपको बताना था। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब इसी को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि भारतीय संविधान में प्रमुख विषयों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं।
कुछ विषय केंद्र सूची में, कुछ राज्य सूची में तथा कुछ समवर्ती सूची में रखे गए हैं। शिक्षा विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का अर्थ केंद्र और राज्य का सह संपत्ति होता है। शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। तो देखिए पहला प्रश्न आपका ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाए इन सबको साथ ही साथ आप लिखते चलिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप तैयार करोगे कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं, इस प्रश्न के आंसर को समझिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि राजनीतिक दल सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी करते हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तथा अपनी उपलब्धियों का जनता में विचार करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञता लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल सत्ता में विशेष भागीदारी निभाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखकर आएंगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझ लो। हम इस तरह से लिखेंगे कि राजनीतिक दल सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी करते हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तथा अपनी उपलब्धियों का जनता में प्रचार करते हैं। विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञता लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल सत्ता में विशेष भागीदारी निभाते हैं। तो राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं, आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखकर आओगे। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। गाइस अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, पूरे के पूरे नंबर अगर आप लाने चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपकी जो प्लेलिस्ट बना दी है पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 12, ठीक है, तो वो एक बार आप ज़रूर देख लें। ओके, उसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर उसमें दिए गए हैं, उनको एक बार आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर भी जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनके कार्यकाल क्या है। तो देखिए हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, हम किस तरह से लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु परिस्थितिवश इन्हें कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है। किसी राज्य का महत्वपूर्ण पद राज्यपाल का पद है। राज्यपाल मंत्रिमंडल निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने हेतु आमंत्रित करता है तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है।
तो किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस तरह से लिखोगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे और आपको ये भी लिखना है किंतु परिस्थिति बस इन्हें कभी भी पद मुक्त किया जा सकता है, पर इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा? वो होता है इनका 5 वर्ष। तो आई होप ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपको एकदम सही ढंग से यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, उसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि चिपको आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने संगठित होकर जंगल के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों व ठेकेदारों के बीच के संबंधों को उजागर किया। इसके बाद आपको लिखना है कि इस आंदोलन के माध्यम से न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ, देखिए सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे कि चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के संगठित होकर जंगल के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों व ठेकेदारों के बीच संबंधों को उजागर किया। इसके बाद आपको लिखना है कि इस आंदोलन के माध्यम से न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ, पहले आप इतना लिखोगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है माध्यम से न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ अभियान चलाया गया, बल्कि शराब की आपूर्ति, महिलाओं पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार, परिवार का आर्थिक संकट, दहेज व बेरोजगारी जैसे विषयों को भी उठाया। इसके बाद आप लिखोगे कि महिलाओं ने इस आंदोलन को इतना प्रभावकारी बनाया कि सरकार ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आदेश दिया व इस संबंध में प्रभावकारी कानून भी बनाया। इस प्रकार चिपको आंदोलन केवल एक विषय तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अनेक विषयों को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए फिर इसके बाद आपको लिखना है कि महिलाओं ने इस आंदोलन के माध्यम से न केवल सरकार को इस संबंध में नीति बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास व सुधार भी किया। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसका हम आंसर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एंड में आप क्या लिखोगे कि महिलाओं ने इस आंदोलन के माध्यम से न केवल सरकार को इस संबंध में नीति बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास व सुधार भी किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था? यहाँ पर हमें प्रश्न मिला था कि चिपको आंदोलन के जो परिणाम हैं उनकी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हम इस तरह से लिख कर आएंगे। अच्छे से समझ आ गया? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे। और गाइस इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। इसी तरह से आपका एक और वीडियो अभी डाला गया था, अगर गाइस आपने वो नहीं देखा है उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, ये वीडियो और वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 100% एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये तैयार करेंगे कि हरित क्रांति क्या है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो हरित क्रांति क्या है, तो इसका आंसर ये होगा
कि भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें से एक थी हरित क्रांति। किस तरह से लिखना है? भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें से एक थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ था विज्ञान, तकनीकी, रासायनिक खाद, उन्नत बीजों का प्रयोग करके अन्न उत्पादन को बढ़ाना। इसके बाद आप लिखोगे कि 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। इसका प्रयोग पहले केवल उन राज्यों में किया गया था जो पहले से ही अपेक्षाकृत संसाधन रखने वाले राज्य थे। ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। निश्चित रूप से हरित क्रांति से अन्न पैदावार में बड़ी क्रांति आई। ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखकर आओगे। पहले आपको क्या लिखना है कि भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें से एक थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ था विज्ञान, तकनीकी, रासायनिक खाद, उन्नत बीजों का प्रयोग करके अन्न उत्पादन को बढ़ाना। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। कौन से सन में? 1960 में। इसका प्रयोग पहले केवल उन राज्यों में किया गया जो पहले से ही अपेक्षाकृत संसाधन रखने वाले राज्य थे। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब व उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। निश्चित रूप से हरित क्रांति से अन्न पैदावार में बड़ी क्रांति आई। ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में देखना, ये क्वेश्चन जो है आपको रखा मिल जाएगा। ठीक है। तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि अयोध्या विवाद और समाधान पर टिप्पणी लिखें। अयोध्या विवाद और समाधान पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि राज्य जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का होना ही अयोध्या विवाद है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के चहेतों ने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर करवा दिया था। हिंदुओं के लिए यह आस्था का विषय था जो 500 साल से चल रहा था। मुख्यतः यह विवाद 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के बाद विशेष रूप से उजागर हुआ, किंतु यह अब विवाद सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को निर्णय दिया है कि राम मंदिर का निर्माण मस्जिद के स्थान पर ही होगा। साथ ही सरकार 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या में ही किसी अन्य जगह देगी। तो अयोध्या विवाद और समाधान पर टिप्पणी लिखी। तो आप इस प्रश्न का आंसर जो है आप इस तरह से लिखोगे। अब इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से लिखकर आओगे कि राज्य जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का होना ही अयोध्या विवाद है। इसके बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के चहेतों ने भगवान राम मंदिर को तोड़कर करवा दिया था। हिंदुओं के लिए यह आस्था का विषय था जो 500 सालों से चल रहा था। मुख्यतः यह विवाद 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के बाद विशेष रूप से उजागर हुआ, किंतु अब यह विवाद सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान रखना है कि 9 नवंबर 2019 को निर्णय दिया कि राम मंदिर का निर्माण मस्जिद के स्थान पर ही होगा। साथ ही सरकार 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या में ही किसी अन्य जगह पर देगी।
जो जगह है वो किसी अन्य जगह को देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि अयोध्या विवाद और समाधान पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आपको एकदम सही ढंग से यहाँ पर तैयार हो गया होगा। अब इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न 8वां आपका है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, कि प्रदूषण के जो अलग अलग प्रकार हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। फिर आप इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण वातावरण के रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों का वायु में मिश्रण को। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि जल प्रदूषण जल में अनुपाचित घरेलू सीवेज और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषणों वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर जिसमें हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि प्रदूषण के जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। आप लिख कर आओगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और ये किस तरह से हैं वो भी आपको यहाँ पर लिख कर बता देना है। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो चलिए इसको समझते हैं। आप इस तरह से लिखोगे कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लंबे अंतराल तक देश में किसी अन्य राजनीतिक दल का ही शासन रहना। एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लंबे अंतराल तक देश में किसी एक राजनीतिक दल का ही शासन रहना। इसके बाद आपको लिखना है कि 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से ही कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभुत्व रहा, जो 1952 में संपन्न हुआ। प्रथम चुनाव से लेकर 2009 में हुए चुनावों तक देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखकर आओगे। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लंबे अंतराल तक देश में किसी एक राजनीतिक दल का ही शासन रहना। ये 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से ही कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभुत्व रहा, जो 1952 में संपन्न हुए प्रथम चुनाव से लेकर 2009 में हुए चुनावों तक देखा जा सकता है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी बता देना है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है, और देखिए ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, आप इस तरह से इसको तैयार कर लोगे जिसका आंसर है। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उसको देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो 10वां प्रश्न है कि वैश्विक तापमान क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वैश्विक तापमान क्या है, हम इस तरह से लिखेंगे कि आसान शब्दों में समझें तो वैश्विक तापमान का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रहे इस वृद्धि जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 1 फ़ारेनहाइट आंका गया है। ठीक है, तो इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों, ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि वैश्विक तापमान क्या है। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखकर आओगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं।
क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया, एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीकृत करने में उपयोग किया जाता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सार्क के उद्देश्य बताएं। तो सार्क के उद्देश्य क्या है उसको समझ लीजिए। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि सार्क क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए संघर्ष करता रहा है। मित्र राष्ट्रों ने व्यापार को सरल बनाने के उपाय तय किए गए। इसको दक्षिण एशियाई बरेड़ व्यापार समझौता कहा गया। इसकी स्थापना उत्तर अमेरिकी मुक्त क्षेत्र को आदर्श मानकर की गई। बरेड़ व्यापार समझौता अंततः मुक्त व्यापार की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रथम कदम था। इसके बाद हम लिखेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य है कि यदि दक्षिण एशिया में बरेड़ व्यापार को सही ढंग से लागू किया तो सरल व्यापार के माध्यम से 7 देशों के लोगों को लाभ होगा। इसके बाद आपको लिखना है कि सार्क का मूर्त रूप जो सामान्य नागरिक के समक्ष आता है वह है प्रत्येक मास की पहली तारीख को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होने वाला किसी एक सार्क देश का सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे कि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहन देना है। सार्क की स्थापना के पीछे बहुत अच्छे उद्देश्य तथा शुभ मंतव्य थे, परंतु दुर्भाग्यवश समय समय पर उत्पन्न होने वाले द्विपक्षीय विवाद प्रभावी आर्थिक सहयोग के मार्ग के बाधक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि सार्क के उद्देश्य क्या है वो आपको बताने थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, तो इसी तरह से आपको इसका आंसर लिखकर आना है, ज़्यादा शॉर्ट में आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो सार्क के उद्देश्य क्या थे यहाँ पर आपने देख लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए, तीसरा प्रश्न है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए। हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का प्रतीक है। इससे ध्वनि, मृदा, वायु तथा जल दूषित हो जाता है। मृदा की गुणवत्ता घटने के मुख्य कारण है मृदा अपरदन, पौधों के पोषक तत्वों में कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी की कमी, विभिन्न हानिकारक तत्वों का संकीर्ण आदि। वायु प्रदूषण के द्वारा फेफड़ों, हृदय, स्नायु तथा परिसंचरण से संबंधित रोग होते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि नगरों तथा महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण धूम कोहरा बनता है, वह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसी तरह से आगे आप लिखोगे कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, कृषि स्रोत व सांस्कृतिक स्रोत। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत जैसे अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सड़न में भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, विषैली गैस, रासायनिक अपशिष्ट, अनेक भारी धातुएं, धूल जल में बहा दिए जाते हैं। ये विषैले तत्व जल के द्वारा बहकर नदियों, जलाशयों और जल के भंडार में पहुंचकर इसके जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रकार है। लाउड स्पीकर, यातायात इत्यादि से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व बताएं। तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व क्या है, उनको समझते हैं। आपको इस तरह से इसका आंसर देना है कि पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। इसके बाद आप लिखोगे कि 172 सरकारों के 108 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्य विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध, वनों का महत्व, संस्थागत महत्व तथा सतत विकास थे। इसके बाद आप लिखोगे कि पृथ्वी सम्मेलन में सर्वसम्मति द्वारा एजेंडा 21 नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया गया। यह एजेंडा पारिस्थितिक विनाश एवं आर्थिक असफलता दूर करने के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या था कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व क्या क्या है वो आपको बतानी थी। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे। अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। 172 सरकारों के 108 राष्ट्र अध्यक्षों के साथ गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। तो संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं। आप इस तरह से लिखकर आओगे इस प्रश्न का आंसर कि संघीय शासन व्यवस्था मुख्य विशेषगत निम्न है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि 2 स्तरीय सरकार 2 या अधिक स्तरों पर संचालित होती है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है कि शक्ति का वितरण अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर वसूले और प्रशासन संबंधी उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
सेकंड पॉइंट आप इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखना है कि संवैधानिक स्थित विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को सुरक्षा देता है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे कि सामान्य स्तर संविधान के मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकारें की सहमति से ही बदलाव हो सकता है। तो संघीय शासन की जो विशेषताएं हैं आप इस तरह से लिख कर आओगे। देखिए, अगर आपको ये इस तरह से पहली लाइन नहीं लिखनी है कि संघीय शासन व्यवस्था मुख्य विशेषगण निम्न है, तो आप इस तरह से लिख के आ सकते हो कि संघीय शासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। इसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट डालकर इस तरह से लिखोगे कि दो स्तरीय सरकार दो या अधिक स्तरों पर संचालित होती है। ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला प्रश्न क्या है उस अब देखिए, इसी तरह से जो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या है उसको समझ लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि कश्मीर समस्या और समाधान पर टिप्पणी लिखें। ओके, कश्मीर समस्या और समाधान पर टिप्पणी लिखें। आप इस तरह से लिखोगे कि 1947 से ही कश्मीर पर पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा था। इसी नीति के तहत वह पाक में अपने आतंकी संगठन चला रहा है। इन सबके पीछे धारा 370 तथा 35A थी, जिसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहाँ जनजीवन सामान्य है और आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत को अभिन्न अंग बना लिया जाए। तो प्रश्न क्या था कि कश्मीर समस्या और समाधान पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। सही ढंग से तैयार हो गया। देखिए, दोबारा से समझ लीजिए। इस तरह से लिखना है कि 1947 से ही कश्मीर पर पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा था। इसी नीति के तहत वह पाक में अपने आतंकी संगठन चला रहा है। इन सबके पीछे धारा 370 तथा 35A थी, जिसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहाँ जनजीवन सामान्य है और आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत को अभिन्न अंग बना लिया जाए। तो कश्मीर समस्या और इसके समाधान किस तरह से है वो आपने यहाँ पर देख ली। इस तरह से आप टिप्पणी करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रयान पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखिए, हम इस तरह से लिखेंगे कि चंद्रयान 2 भारत की धरती से इसरो ने 8 सितंबर 2019 को लॉन्च किया, लेकिन चंद्रयान का चांद पर उतरने के समय ही लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। लेकिन ऑर्बिटर काम कर रहा है और वह डाटा भेज रहा है। इसरो यह अभियान देश और दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस अभियान की खासियत यह रही है कि इसमें 100% देसी तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। अब इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 8 आपका है, आप देख सकते हो कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। इसको समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से दोगे कि भारत में
बहुदलीय व्यवस्था के कारण लोकसभा में सदैव एक संगठित विरोधी दल का अभाव रहा है। 1969 से 1970 तक तथा 1977 से 1979 के काल को छोड़कर शेष समय में भारतीय लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहा है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता को मान्यता तभी मिलती है जब लोकसभा में संपूर्ण सदस्यों की संख्या का उस दल के कम से कम 10% सदस्य हों। इस आधार पर वर्तमान में 2014 से 2019 लोकसभा में किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिली हैं, अतः वर्तमान में लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? आई होप सही ढंग से इस प्रश्न के आंसर को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको सच में इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना है ऑल सब्जेक्ट में, इसी तरह से आपको अपने पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, तो आप तैयारी भी अपनी उसी तरह से करिए। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम टेबल बना लीजिए और रोज़ाना अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको कौन सा तैयार करना है। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर जो 9 है, उसमें आपका क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हो, 9वां प्रश्न है कि रंग भेद क्या है, इसको समझते हैं। आप इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को लिखोगे कि प्राचीन समय से ही अफ्रीकी देशों में रंग भेद की नीति अपनाई जाती रहा है अमेरिका। इसके बाद आप लिखोगे में भी स्रोतों और अस्रोतों का विभेद रहा है। भारत में भी ब्रिटिश शासकों ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। रंग भेद की नीति गोरे और काले नस्ल की है। वर्तमान दौर में अब किसी भी देश में रंग भेद की नीति अव्यावहारिक एवं अमानवीय है। अब कोई भी श्वेत अथवा अश्वेत शासन में आ सकता है। तो रंग भेद क्या है, इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही अफ्रीकी देशों में रंग भेद की नीति अपनाई जाती रहा है। अमेरिका में भी स्रोतों और अस्रोतों का विभेद रहा है। भारत में भी ब्रिटिश शासकों ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। रंग भेद की नीति गोरे और काले नस्ल की है। वर्तमान दौर में अब किसी भी देश में रंग भेद की नीति अव्यावहारिक एवं अमानवीय है। अब कोई भी श्वेत अथवा अश्वेत शासन में आ सकता है। तो रंग भेद की नीति क्या थी, आप इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को लिख कर आओगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, वो क्या है, उसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, दिया गया है कि अन्ना आंदोलन क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अन्ना आंदोलन क्या है, इसको समझिए। आप इस तरह से लिखोगे कि अन्ना हजारे भारत में बदलाव के मसीहा हैं। 5 अप्रैल 2015 को इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। इस आंदोलन में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा लोकपाल की नियुक्ति हेतु अनशन किया था। तत्कालीन केंद्रीय सरकार के आश्वासन के उपरांत यह आंदोलन तथा अनशन 9 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। इस आंदोलन को देशव्यापी जन समर्थन मिला और लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो क्वेश्चन क्या था कि अन्ना आंदोलन क्या है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर गाइस आपने देख लिए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, और गाइस अगर आपको सच में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, आपको जितने भी क्वेश्चंस हों सारे प्रश्नों के आंसर लिख कर आने हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बनी है। गाइस अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको आप एक बार देख लीजिए, ताकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आप एक भी नंबर ना छूटे, आपका पूरे के पूरे नंबर आप लेकर आओ। ओके। और गाइस इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इसको आप शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क भी किया गया है। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना क्या है इसको समझते हैं। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे कि 1952 में भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसके बाद आप लिखोगे कि किसी योजना में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई, तो किसी में उद्योगों के विकास को। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक समानता और लोकतंत्र बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पंचवर्षीय योजनाओं से भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को बहुत बल मिला है। तो पंचवर्षीय योजना क्या है, आई होप अच्छे से इस प्रश्न का आंसर आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए 1952 में भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। कौन से सन में? 1952 में। इसके बाद आप लिखोगे कि किसी योजना में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई, तो किसी में उद्योगों के विकास को। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक समानता और लोकतंत्र बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पंचवर्षीय योजनाओं से भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को बहुत बल मिला है। तो पंचवर्षीय योजना क्या है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि योजनावकाश क्या है। योजनावकाश क्या है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे कि जब किन्हीं कारणों से पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित वर्ष से प्रारंभ नहीं हो पाती, तो उस वर्ष के लिए वार्षिक योजना बनाई जाती है। इसी स्थिति को योजनावकाश कहते हैं। ठीक है। योजनावकाश क्या है, देखिए जब किन्हीं कारणों से पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित वर्ष से प्रारंभ नहीं हो पाती, तो उस वर्ष के लिए वार्षिक योजना बनाई जाती है। इसी स्थिति को हम योजनावकाश कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। तो अच्छे से समझ आ गया कि योजनावकाश क्या है। हर प्रश्न को आपको एकदम सही ढंग से समझते चलना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर लिखने बैठो तो एकदम सही ढंग से वहाँ पर लिख कर आओ। ठीक है। तो योजनावकाश क्या है इसको आपने देख लिया। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। और गाइस साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक प्रभुत्वशाली दल व्यवस्था क्या है। ठीक है। एक प्रभुत्वशाली दल व्यवस्था क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक प्रभुदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिस राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से राजनीतिक दल तो हों, परंतु राजनीतिक सत्ता एक ही प्रभावशाली दल के हाथों में
हो और वह बहुत समय से शासन चलाता आता हो, अन्य दलों को आम चुनावों में विशेष सफलता प्राप्त न होती हो और विपक्षी दल सुसंगठित तथा प्रभावशाली न हो। ऐसी व्यवस्था में प्रभुत्व दल को विधानमंडल में इतना अधिक बहुमत मिलता है कि अन्य दलों का महत्व न के बराबर होता है। इसके बाद आप लिखोगे और कई बार तो उनमें से किसी दल को विपक्ष के रूप में मान्यता भी नहीं मिल पाती। इसके बाद आपको लिखना है कि ऐसी स्थिति में प्रभुत्व दल का कुछ अंश तक मनमानी करना स्वाभाविक होता है। 1977 तक कांग्रेस भारत में एकल प्रभुत्व वाला दल था। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कि एक प्रभुत्वशाली दल व्यवस्था क्या है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्या लिखना है कि एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिस राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से राजनीतिक दल हों, दल तो हों परंतु राजनीतिक सत्ता एक ही प्रभावशाली दल के हाथों में हो और बहुत समय से शासन चलाता आता हो। अन्य दलों को आम चुनावों में विशेष सफलता प्राप्त न होती हो और विपक्षी दल सुसंगठित तथा प्रभावशाली न हो। ऐसी व्यवस्था में प्रभुत्व दल को विधानमंडल में इतना अधिक बहुमत मिलता है कि अन्य दलों का महत्व न के बराबर होता है और कई बार तो उनमें से किसी दल को विपक्ष के रूप में मान्यता भी नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में प्रभुत्व दल का कुछ अंश तक मनमानी करना स्वाभाविक होता है। 1977 तक कांग्रेस भारत में एकल प्रभुत्व वाला दल था। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक प्रभुत्वशाली दल व्यवस्था क्या है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि कांग्रेस विरोधाभास क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कांग्रेस विरोधाभास क्या है। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस विरोधाभास वह स्थिति है जो विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ उत्पन्न की तथा इस बात के लिए वातावरण बनाने का प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रभुत्व को कम किया जाए। विरोधी दलों ने विभिन्न राज्यों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हड़ताल, धरने पर विरोध प्रदर्शन किए। गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस विरोधाभास के विकास का उद्देश्य यह भी था कि कांग्रेस के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को विभाजित होने से रोका जाए, क्योंकि गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न विरोधी दलों के उम्मीदवारों में ना बढ़ पाए, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवारों को इसका फायदा ना मिले। इसके बाद आपको थोड़ा और लिखना है कि 1967 के आम चुनाव में यही हुआ कि गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न उम्मीदवारों में बट जाने के बजाय एक ही उम्मीदवार को मिली, जिससे कांग्रेस की सीटों व मतों के प्रतिशत में भी गिरावट आ गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में सरकारें खोनी पड़ीं व केंद्र में भी कांग्रेस को केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस विरोधाभास क्या है, इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखकर आना है। क्लियर? क्या लिखोगे कि 1967 के आम चुनाव में यही हुआ कि गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न उम्मीदवारों में बट जाने के बजाय एक ही उम्मीदवार को मिली, जिससे कांग्रेस की सीटों व मतों के प्रतिशत में भी गिरावट आ गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में सरकारें खोनी पड़ी व केंद्र में भी कांग्रेस को केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस विरोधाभास क्या है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि राजनीतिक दल बदल क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है तथा उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती या गिर जाती है,
तो उसे राजनीतिक दल बदल का कृत्य समझा जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे कि जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है तथा उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती या गिर जाती है तो उसे राजनीतिक दल बदल का कृत्य समझा जाता है। तो राजनीतिक दल बदल क्या है, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न आप देख सकते हो, ये तैयार करोगे कि प्रतिबंध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रतिबंध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि प्रतिबंध नौकरशाही का दृष्टिकोण नौकरशाही के परंपरागत दृष्टिकोण तटस्थता से जुड़ा हुआ है। भारत में लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता है। तटस्थता एवं निष्पक्षता ब्रिटिश लोक सेवा की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अंतर्गत 3 बातें शामिल हैं। प्रथम, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार की राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त है। द्वितीय, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता में चाहे जो दल आए, लोक सेवा की उन्हें निष्ठा प्राप्त रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि तृतीय, लोक सेवाओं के नैतिक साहस का आधार यह मान्यता है कि पदोन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक मान्यताओं या पक्षपात कार्यों पर नहीं निर्भर करते बल्कि योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। क्या लिखना है, एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही का दृष्टिकोण नौकरशाही के परंपरागत दृष्टिकोण तटस्थता से जुड़ा हुआ है। भारत में लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता है। तटस्थता एवं निष्पक्षता ब्रिटिश लोक सेवा की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अंतर्गत 3 बातें शामिल हैं। प्रथम, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार की राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त है। द्वितीय, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता में चाहे जो दल आए, लोक सेवा की उन्हें निष्ठा प्राप्त रहेगी। तृतीय, लोक सेवाओं के नैतिक साहस का आधार यह मानता है कि पदोन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक मान्यताओं या पक्षपातपूर्ण कार्यों पर नहीं निर्भर करते बल्कि योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करते हैं। तो प्रतिबंध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, आशा करती हूँ एकदम सही ढंग से ये जो आपका आंसर है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है इसी आंसर में, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबंध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके आगे आप लिखोगे कि ब्रिटेन में नौकरशाही की तटस्थता से अभिप्राय है कि राजनीति का कार्य नीतियों का निर्धारण होता है और प्रशासन का कार्य उन नीतियों के कार्यान्वयन का होता है। सरकारें बदलती रहती हैं परंतु प्रशासनिक अधिकारी स्थायी होते हैं और जो भी दल सत्ता में आता है उसके द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। सोवियत राजनेता उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने ब्रिटेन में यह देखा कि मजदूर मंत्रिमंडल के साथ भी वही प्रशासनिक टीम थी जो चर्चिल और उनके साथियों को सलाह देते थे। नौकरशाही की प्रतिबद्धता से 2 अर्थ लिए जा सकते हैं कि प्रथम, नीतियों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता और द्वितीय, राजनीतिक दल एवं राजनेता के प्रति प्रतिबद्धता। सभी प्रशासक यह चाहेंगे कि कार्यकुशलता, क्षमता, परिणाम प्राप्त या उत्पादन आदि क्षेत्रों में वे संपूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हों। लोक सेवक सरकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के संबंध में अपने निष्पक्ष विचार रखें और सब नीतियों का निर्माण हो जाए।
तो निष्ठा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं। अब देखिए, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो आप ये तैयार कर लोगे। देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि 1954 में हुए भारत चीन संधि की विशेषता बताइए। 1954 में हुए भारत चीन संधि की विशेषता बताइए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि चीन के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद से भी भारत व चीन के अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक, कृषि व व्यापार के क्षेत्रों में आदान प्रदान होता रहा है। चीन में साम्यवादी दल की सरकारें 1949 में अस्तित्व में आई। भारत सबसे पहला देश था जिसने उसे मान्यता दी। इसके बाद देखिए, आप लिखोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता कहना न्योचित है, क्योंकि वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे बल्कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, वह चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय विषयों की अच्छी समझ थी। चीन व भारत के आपसी संबंधों को सुदृढ़ आधार देने के लिए उन्होंने 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ पंचशील का समझौता किया। पंचशील का समझौता न केवल भारत व चीन के बीच संबंधों का आधार था बल्कि विश्व के देशों में आपसी संबंधों को मजबूत आधार देने के लिए एक मजबूत सेतु था। तो 1954 में हुए भारत चीन संधि की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले लिखना है कि चीन के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद से भी भारत व चीन के अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक, कृषि व व्यापार के क्षेत्रों में आदान प्रदान होता रहा है। चीन में साम्यवादी दल की सरकार 1949 में अस्तित्व में आई। भारत सबसे पहला देश था जिसने उसे मान्यता दी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 1954 में हुए भारत चीन संधि की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसी तरह से जो आपका प्रश्न नंबर 8 है तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि दल बदल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु क्या हैं। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु क्या हैं इसको समझिए। तो देखिए, आप सबसे पहले लिखोगे कि 1985 के दल बदल विरोधी कानून के बाद भी दल बदल की कुरीति पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा, अतः सन 2003 में इसे रोकने की और कदम उठाए गए। सन 2003 में संसद ने 51वां संविधान संशोधन कानून पास किया जो प्रथम मई 2004 से लागू हुआ। तो किस तरह से पहले लिखोगे कि 1985 के दल बदल विरोधी कानून के बाद भी दल बदल की कुरीति पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा, अतः 2003 में इसे रोकने के और कदम उठाए गए। सन 2003 में संसद ने 51वां संविधान संशोधन कानून पास किया जो प्रथम मई 2004 से लागू हुआ। अब इसके बाद आपको हेडिंग डाली है कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या क्या किए गए उसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि किसी भी सांसद या विधायक को दल बदलने पर मंत्री के पद या किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। इससे मंत्री के पद की प्राप्ति के कारण दल बदल पर रोक लगी।
इसके बाद सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर लिखोगे कि यह भी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा व संबंधित विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। इसके द्वारा पूरे दल के द्वारा दल बदली या निष्ठा बदली पर रोक लगी। पहले पूरे दल द्वारा निष्ठा परिवर्तन की घटनाएं हो चुकी थी और इसके कारण बड़े बड़े आकार वाले मंत्रिमंडल बनाए गए थे, जिनसे राज्य की आर्थिक स्थिति तथा प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दल बदल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु क्या हैं? आपको इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आना है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, आप ये तैयार करोगे कि भारत पाक संबंध पर टिप्पणी लिखें। तो आप इस तरह से लिखोगे कि भारत पाक संबंध तनावपूर्ण है। 1947 के बाद से ही दोनों राष्ट्रों के बीच लगातार तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। 1947 से 2020 तक दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। इस तनावपूर्ण संबंध के निम्न कारण थे। कौन कौन से? पहला है सीमा विवाद, कश्मीर की समस्या, उग्रवादियों का भारत में प्रवेश व हिंसात्मक कार्यवाही करना। तो पहले आप इस तरह से लिखोगे कि भारत पाक संबंध तनावपूर्ण है। 1947 के बाद से ही दोनों राष्ट्रों के बीच लगातार तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। 1947 से 2020 तक दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। इस तनावपूर्ण संबंध के निम्न कारण हैं: सीमा विवाद, कश्मीर की समस्या, उग्रवादियों का भारत में प्रवेश व हिंसात्मक कार्यवाही करना। अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर इसके आगे आप इस तरह से लिखोगे। देखिए इसके आगे आपको लिखना है कि भारत में पाकिस्तानी उग्रवादियों का हस्तक्षेप। इसके बाद 5वां लिखोगे परमाणु परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा सैनिक सामग्री इकट्ठा करना। नेक्स्ट आपको लिखना है कि भारत का विश्व शक्ति के रूप में उभरना। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है कि कश्मीर के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर नियंत्रण। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कि सीमा क्षेत्र में हस्तक्षेप करना तथा कारगिल घटना। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपको इस तरह से लिखकर आना है। तो यहाँ तक आपको सही ढंग से क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है उसको समझिए। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो हम इस तरह से लिखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे: गिरती अर्थव्यवस्था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जब विश्व की राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया तो इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी। अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण उसका विकास नहीं हो सका और उससे गिरावट आती चली गई। इसके बाद आप लिखोगे कि उत्पादन और वितरण पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होने के कारण उत्पादन में सुधार नहीं और उसकी मात्रा भी बढ़ती हुई खपत के अनुसार नहीं बढ़ी। तो प्रश्न क्या था कि सोवियत संघ का विघटन है वो क्यों हुआ। अब देखिए फिर इसके आगे आप लिखोगे कि पश्चिमी लोगों की उन्नति, उनके रहन सहन में प्रगति और उनके सामाजिक आर्थिक सुधार को सोवियत संघ के लोगों ने देखा और महसूस किया तो अपनी आर्थिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था से उनका मोह भंग होने लगा।
इसके बाद आप लिखोगे कि साम्यवादी दल की तानाशाही शासन रूप में साम्यवादी दल की तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुई थी। आरंभ में तो साम्यवादी दल के नेताओं ने लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की ओर ध्यान दिया, परंतु बाद में ये नेता अपने दलीय स्वार्थों तथा निजी हितों की पूर्ति में लीन हो गए। इससे शासन व्यवस्था अवरुद्ध हो गई। और फिर आप लिखोगे कि प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलने लगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिखोगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में एक बार आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।